मूर्ति बनती क्यों थी? बहुत सिंपल बात, मूर्ति क्यों बनाते थे? गाली मत दीजिएगा बनाने वाले को कि यार क्या है, मंदिर जैसे पवित्र जगह पे इतना गंदा गंदा सीन बनाया। ये जगह धार्मिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। यहाँ तीर्थयात्री दर्शनार्थी लगातार आते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, आज भी होती है। आप कभी सावन महीने में आके देखिए, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। आज और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बड़े बड़े बिल्डिंग हम बनाते हैं, 2 मिनट आप उसको देख पाते हैं? कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं है। अब आप इसको देखते ही रहेंगे। यहाँ देखने के लिए इतने विषय हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, इसके एक एक इंच में इतना आर्ट है कि आपकी नज़र नहीं हटेगी। संस्कृत अगर आपको आता है, आपको इंडियन म्यूज़िक पसंद है, तो आपको मज़ा आएगा। इसमें देखिए बहुत सारे डांसिंग पोजेस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लोग बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कौन सा लय, कौन सा ताल, कौन सा भंग, ये सब जब आप जानेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कौन सी मुद्रा है, आभंग है, द्विभंग है, त्रिभंग है, तो उसके बॉडी के पोस्चर से आप पता कर सकते हैं कि म्यूजिक क्या बज रहा है। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं दीपक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी मैं आया हूं भोरम देव मंदिर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा के स्टूडेंट जो है यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए। आईआईटी भिलाई के द्वारा इन्हें होस्ट किया जा रहा है और इन्हें पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल है उनको घुमाया जा रहा है। तो पूरे छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं भी आया हुआ हूँ। तो आज एक बहुत डिटेल वीडियो आपके बीच आने वाला है। प्रभात सर हैं जो पूरे मंदिर के बारे में डिटेलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भोरम देव, तो एक्चुअली हम लोग कहाँ पे हैं अभी? बिल्कुल नहीं, वेस्टर्न साउथ कोसल। मैंने थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते हैं। हम लोग कल कहाँ थे? सेंट्रल में, मैंने साउथ कोसल के सेंटर में थे, है ना। सेंट्रल साउथ कोसल में थे, मध्य छत्तीसगढ़ में थे। वहाँ से निकल के हम आ गए हैं पश्चिमी छत्तीसगढ़। यहाँ से हमारा जो बड़ा भाई है मध्य प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है। कल हम 1500 साल पुराने सिविलाइजेशन को देख रहे थे सिरपुर में। और आज हम कितना ट्रेवल किए? 1000 ईयर, 160 किलोमीटर भूल जाइए। हम तो पीरियड में ट्रैवल करते हैं, किलोमीटर में ट्रैवल नहीं करते। तो जब हम आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमको टाइम ट्रेवल करना चाहिए। यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं भोरम देव, ये 11th-12th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, क्या था कि इंडियन हिस्ट्री को आप देखें तो मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के बाद जो सिचुएशन आया पूरे कंट्री में, छोटे छोटे पावर पॉकेट्स में डिवाइड हो गया। जो लोकल रूलर्स थे, है ना, हर्ष जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने पूरे देश को जीता। उत्तरापथ से लेके दक्षिणापथ तक उसने जीता। जो इलाहाबाद में स्टोन इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन, वो मेंशन करता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 18 राज्यों को जीत लिया। कोसलक, महेंद्र, महाकांतारक, व्याघ्र राज, हमारे जो 2 स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ आज 1 स्टेट है, इसके पहले 3 स्टेट हुआ करता था। नॉर्थ छत्तीसगढ़, सरगुजा, दैट वाज नोन एज डांडोर। सेंट्रल पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जहां हम कल घूम रहे थे, ये साउथ कोसल कहलाता था। और जो सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, जिसको आप क्या कहते हैं, बस्तर, वो दंडकारण्य कहलाता था। कांतार, महाकांतार, महाकांतारक व्याघ्रराज, तो वहाँ व्याघ्रराज नाम का राजा शासन करता था जो नल वंश का था। इस क्षेत्र पे, इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे, इस पीरियड में 11th सेंचुरी में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी फणी नाग, फणी नाग डायनेस्टी। देयर वेर 2 डायनेस्टीज, नाग डायनेस्टीज। एक यहाँ फणी नाग था वेस्टर्न कोशल में, वेस्टर्न साउथ कोशल में, और एक था दंडकारण्य जो बस्तर हम कहते हैं, वहाँ एक नाग डायनेस्टी था जो छिंदक नाग कहलाता है। ठीक है, दोनों नाग डायनेस्टी थे। अलग अलग टर्म इनके लिए यूज़ होता है ताकि इन डायनेस्टी को हम अलग अलग पहचान सकें, क्योंकि पीरियड लगभग कंटेम्प्ररी है। 11th-12th सेंचुरी में जो सबसे बड़ा पावर था छत्तीसगढ़ में वो था कलचुरी।
सबसे बड़ा पावर था कलचुरी, जिसकी कल हम बात कर रहे थे। कलचुरी जब यहाँ आए तो उन्होंने सोमवंशियों को उड़ीसा की ओर ढकेल दिया और यहाँ पे इस क्षेत्र पे वो काबिज हो गए। यहाँ पे उन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश किया। तो ये कंटेम्पररी थे, कलचुरियों के कंटेम्पररी थे। और कलचुरियों ने इनको कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कलचुरियों के साथ इनका मैट्रिमोनियल रिलेशन था। तो उस ज़माने में अपने पावर को, अपने आप को सेफ रखने के लिए राजा लोग क्या करते थे? राज परिवारों के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन डेवलप करते थे। वो पार्ट ऑफ संधि था उनका, है ना, फ्रेंडशिप होता था, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। नहीं तो क्या होता था, जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो बड़ा राजा छोटा राजा को कुचल देता था, उसको पराजित करके उसके राज्य को ऑक्युपाई कर लेता था। तो यहाँ पे जो फणी नागवंशी रूलर थे रामचंद्र, उनका विवाह हुआ था कलचुरी डायनेस्टी की रानी राजकुमारी अंबिका देवी से। और इन दोनों का जो मैरिज हुआ, उस मैरिज की याद में एक मंदिर बना है जिसको मड़वा महल कहते हैं। इसके बाद हम जाएंगे। अभी हम भोरम देव है। अब आप सोचिए, ये शिव टेम्पल है, नाम इसका भोरम देव कैसे पड़ा? भोरम क्या मतलब, क्या होता है? देव का मतलब तो देवता, गॉड, लेकिन भोरम का क्या मतलब होता है जी? यस, एक्चुअली ये जो डेरिव हुआ है, संस्कृत का वर्ड है ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्म, 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 भोरम। ऐसा तत्सम से तद्भव शब्द कैसे समय के साथ जो बिगड़ते हैं, जैसे कल हमने देखा ना, श्रीपुर सिरपुर हो गया। तो शब्द जो है धीरे धीरे बिगड़ते हैं। अब भोरम का या ब्रह्म का इससे क्या संबंध है? ब्रह्मा का तो मंदिर है नहीं, ये तो शिव टेम्पल है। तो आखिर इसका ब्रह्मदेव या भोरम देव नाम कैसे पड़ा होगा? तो देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक, ब्रह्मदेव नाम का एक राजा फणिनाग डायनेस्टी में भी हुआ, ठीक है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मदेव ने ये मंदिर बनाया, इसलिए इसका नाम पहले ब्रह्मदेव था, ब्रह्म से भोरम हो गया और भोरम देव नाम पड़ गया। दूसरा, ये भी माना जाता है कि ये जो एरिया है, ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। आपने देखा ना, जंगल बहुत था, यहाँ जंगल बहुत है। ये जो आप देख रहे हैं ना, मेकल के रेंज हैं, ये सतपुड़ा रेंज का ईस्टर्न पार्ट है। आप चारों ओर मेकल की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा घाटी है, झील है, मंदिर है, कितना सुंदर वातावरण है। मंदिर बनाने के लिए एक आइडियल प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे सेटलमेंट था पास में, यहाँ से 15-20 किलोमीटर। सर, पचराही कितना दूर होगा? यहाँ से सर 30-35 किलोमीटर। पचराही वाज द कैपिटल ऑफ फणी नागवंशी डायनेस्टी। वहाँ हम लोगों ने एक्सकवेशन किया है सर, और एक्सकवेशन में वहाँ से भी बहुत से टेम्पल मिले और सेटलमेंट मिला, क्योंकि जहाँ कैपिटल होगा वहाँ टाउनशिप तो होगा ही होगा। यहाँ भी कोई ना कोई पुरानी आबादी, पुरानी बस्ती रही होगी। मंदिर है तो पूजा करने वाले होंगे, तभी तो मंदिर बनेगा। मंदिर क्यों बनेगा जब पूजा करने वाले नहीं रहेंगे? तो आसपास ज़रूर यहाँ भी सेटलमेंट एरिया है, जिसको एक्सप्लोर करके एक्सकवेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये सब टेम्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। दूसरा, जो चूँकि ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, ट्राइब्स यहाँ ज़्यादातर जो हैं बैगा ट्राइब्स हैं। आपको मालूम है, बैगा ट्राइब्स को हमारे राष्ट्रपति महोदया ने गोद लिया हुआ है। ये बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब्स माने जाते हैं। तो जो बैगा ट्राइब्स हैं, गोंड ट्राइब्स हैं, बिंझवार ट्राइब्स हैं, यहाँ पे वो रहते हैं। वो भी शैव उपासक हैं, शिव की पूजा उनमें भी होती है, और वो उनको बोरम कहते हैं, बोरम। उनके लैंग्वेज में शिव को बोरम कहते हैं। तो बोरम देव, भोरम देव, तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम जानते हैं। लोकल नामनक्लेचर में भी आता है और एक डायनेस्टिक नामनक्लेचर में भी आता है। दोनों में ये भोरम देव मंदिर जो है फिट है। मोटा मोटा बात ये है कि ये शिव का टेम्पल है और शिव को डेडिकेटेड है। इसका आर्किटेक्चर आप नज़दीक से जाकर के देखिएगा और उस पर बात भी करेंगे। बहुत ही डेकोरेटेड टेम्पल है ये, और इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है ना, क्योंकि बहुत ही हाईली डेकोरेटेड टेम्पल है। और पूरे छत्तीसगढ़ में जो 11वीं-12वीं सेंचुरी का इसका जो आर्ट स्टाइल है, नागर ही है। आप देखिए, नागर शैली का शिखर है
और इसमें उरुश्रृंग बने हैं, छोटे छोटे शिखर की आकृति बनी है जो नीचे से ऊपर की ओर जो है रिड्यूसिंग माने धीरे धीरे छोटा होते जाता है। तो ये जो कला परंपरा है और इसका जो गर्भगृह है वो भूमिगृह है। भूमिगृह मतलब आप जाएंगे, मंडप में चढ़ेंगे, मंडप ऊंचे पे है और गर्भगृह नीचा है ना। तो ये इसको कहते हैं भूमिगृह, भूमिज शैली। तो भूमिज शैली के जो मंदिर हैं इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग मिलता है परमार आर्ट में। परमार मध्य प्रदेश में शासन कर रहे थे, तो इसको परमार शैली का भी मंदिर कहा जाता है, भूमिज शैली का मंदिर है। और 11वीं-12वीं सेंचुरी के टेम्पल आर्किटेक्चर का रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है। तो आइए पास से इसको निहारते हैं। भोरम देव है। एक तो ये देखिए कि ये इसका स्टेटस क्या है। ये स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। कल हम जो जगह गए थे वो पूरा का पूरा सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हमने देखा। एक जो लास्ट में नदी के किनारे गए थे वो न तो स्टेट प्रोटेक्टेड था न सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड था। वो क्या था? वो ट्रस्ट का मंदिर है। कई देखिए जो बॉडीज़ होती हैं कई प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे जो है स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और साथ में ट्रस्ट भी है, मंदिर का ट्रस्ट भी है। और ट्रस्टी जो होते हैं वो कलेक्टर होते हैं ज़िले के। तो यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं जो काम करती हैं। यहाँ पे चूँकि लिविंग टेम्पल है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा राजिम के बाद अगर फुटफॉल है तो यहाँ है। सर क्राइटेरिया क्या होता है नेशनल प्रोडक्ट और स्टेट प्रोडक्ट? कुछ नहीं सर, उसमें कोई ऐसा नहीं है। देखिए जो एएसआई ने प्रोटेक्ट कर लिया, शुरू में सबसे पहले एएसआई ही बनी थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में बन गई थी। तो उन्होंने पूरे देश में सर्वे कंडक्ट किया और जितने नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट थे उनको प्रोटेक्ट कर लिया। बाकी जो बचे वो अपने अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया। सेंट्रल यहाँ तक पहुँच नहीं पाया था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। उनके प्रोटेक्ट करने के पहले स्टेट ने प्रोटेक्ट कर लिया, ऐसा कहिए। तो क्योंकि उन सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से भी अच्छे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं, कई अलग अलग रीजन में। अब सेंट्रल रीजन में उनके पास राजिम है, आपका लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन उस लेवल का मॉन्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। इस रीजन में हमारे पास इतना अच्छा मॉन्यूमेंट है, उनके पास नहीं है। मंदिर है, एक न एक दिन ख़त्म होगा, क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ नश्वर है, हम जानते हैं। बनाने वाला भी मिट गया, जो बनाया वो भी मिटेगा। बचाना किसको है? वो जो बनाने की कला है, वो जो बनाने की विद्या है, जो बनाने का ज्ञान है। मान लीजिए कि हमारे पास भोरम देव बनाने जिसने भी बनाया, आर्किटेक्ट ने, या इस स्कल्पचर को जिसने भी बनाया वो आर्टिजन, उसका नॉलेज सिस्टम अगर हमारे पास प्रिजर्व होता, मतलब वैसा ही बनाने वाले उसके शिष्य प्रशिष्य होते, आज टूटने तो ना क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा बन जाएगा। आज करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बड़े बड़े बिल्डिंग हम बनाते हैं, 2 मिनट आप उसको देख पाते हैं? कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं है। इसको देखिए कितना खर्च आया होगा उस जमाने में, कल्पना कीजिए। कोई खर्च नहीं आया होगा, क्योंकि सब तो राजा का ही था। राजा उनको भरपेट खाना देता था, चलो काम करो। कोई उनको अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तो जो पुजारी होते थे, जो आर्किटेक्ट होते थे, उनको विलेज डोनेशन करते थे, लैंड डोनेशन करते थे। कोई वेजेस नहीं मिलता था और इतना सुंदर मंदिर बनता था। अब आप इसको देखते ही रहेंगे। यहाँ देखने के लिए इतने विषय हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, इसके एक एक इंच में इतना आर्ट है कि आपकी नज़र नहीं हटेगी। तो ये होता है एस्थेटिक वैल्यू, जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने क्रिएट किया। तो वो एस्थेटिक वैल्यू लाने वाला जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था वो लॉस्ट हो चुका है। ऐसा नहीं कि एकदम लॉस्ट हो चुका है, वो है। कहाँ है? वो पुराणों में है। वो जो हमारे इंडियन कैनन्स हैं, आर्किटेक्चरल ट्रीटीज़ हैं, आइकनोग्राफिक टेक्स्ट हैं, वहाँ है, जिसको हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हमको संस्कृत नहीं आता। अगर आपको संस्कृत नहीं आता, अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक नहीं आता, तो ये मंदिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। आप तभी अटैच होते हैं जब आप संस्कृत अगर आपको आता है, आपको इंडियन म्यूज़िक पसंद है, तो आपको मज़ा आएगा। इसमें देखिए बहुत सारे डांसिंग पोजेस हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
लोग बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कौन सा लय, कौन सा ताल, कौन सा भंग, ये सब जब आप जानेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कौन सी मुद्रा है, आभंग है, द्विभंग है, त्रिभंग है, तो उसके बॉडी के पोस्चर से आप पता कर सकते हैं कि म्यूजिक क्या बज रहा है बैकग्राउंड में। तो जब वो नॉलेज सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो रिदम हमको मालूम होगा तो हमको देखने में मज़ा आएगा, तब हमको समझने में मज़ा आएगा, अदरवाइज पता नहीं क्या है। ये होता है। तो चलिए अब अंदर पहले देख लें, फिर एक राउंड ले लेते हैं इसको। अपने शूज़ उतार दीजिएगा। आप ग्राउंड प्लान के हिसाब से देखिए टेम्पल को, तो सामने अर्धमंडप या प्रवेश मंडप, एंट्रेंस, और उसके बाद ये जो बड़ा हॉल है ये है आपका महामंडप, बड़ा हॉल है। तो यहाँ पे व्यवस्था क्या है, यहाँ तीनों दिशाओं में अर्धमंडप बने हैं, पूरब में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। क्यों बनाए गए, इस प्रकार की व्यवस्था क्यों होती है? कल जहाँ हम गए थे वहाँ नहीं था। क्यों होती है ऐसा? हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ होती है वो ज़रूरत के हिसाब से होती है, यूँ नहीं होती। आपके घर में कितने दरवाजे होंगे, कितने खिड़कियाँ होंगी, कितने कमरे होंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? आपके फैमिली का साइज़ क्या है, आपके प्लॉट का लोकेशन क्या है, कॉर्नर का प्लॉट है, बीच का प्लॉट है। तो वैसे ही ये जगह धार्मिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। यहाँ तीर्थयात्री, दर्शनार्थी लगातार आते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, आज भी होती है। आप कभी सावन महीने में आके देखिए, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। दूर दूर से कांवरिया आते हैं, बोल बम नारा लगाते हैं, और यहाँ ये सर लोग यहाँ के स्थानीय हैं, जानते हैं, और यही लोग यहाँ भीड़ कंट्रोल करने के लिए रहते हैं। तो इतना ज़्यादा यहाँ फुटफॉल होता है, तो लोगों को पैसे चाहिए, तो ये एक तरफ से एंट्री होती है, एक तरफ से एग्ज़िट होती है। एक तरफ से जो मेल डिवोटी हैं उनकी लाइन लगती है, एक तरफ से फीमेल डिवोटी की लाइन लगती है। इस तरीके से दो अलग अलग एंट्रेंस होते हैं और एक एग्ज़िट दे दिया जाता है। तो ये व्यवस्था क्यों की गई? ज़रूरत को ध्यान में रख करके की गई। तो जब भी आप आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जज करते हैं तो समझिए उस समय की आवश्यकताएं क्या थी। और ये देखिए, इसके ऊपर, ये मंडप के ऊपर भी एक छोटा सा शिखर बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं ना। इसकी छत जो है ऊपर जाकर के वो वितान अलंकरण इसको कहते हैं, जो सबसे टॉप में जो कोपिंग स्टोन है जो कवर करता है वो वितान अलंकरण है, जिसमें लोटस बना हुआ है सबसे सेंटर में। और देखिए इसके स्तंभ, और स्तंभों के ऊपर ये जो है जिसको आप क्या बोलते हैं, बीम, आजकल कॉलम और बीम। तो ये जो धरण पट्ट, ये देखिए इसमें फिगर बने हैं, क्या है ये फिगर? वेट लिफ्टर, भारवाहक। ये मिथिकल क्रिएचर हैं, और ये माना जाता है कि पूरे टेम्पल के लोड को उन्होंने अपने कंधे पे धारण किया हुआ है। इसीलिए देखिए उनका हैंड पोज, दो हाथ कमर पे और 2 हाथ से ऊपर उठाए हुए ये। तो ये जो क्रिएचर है, मिथिकल क्रिएचर है, जिसको वेट लिफ्टर, भारवाहक कहा जाता है। और ये माना जाता है कि पूरे मंदिर के भार को इन्होंने अपने कंधों पे धारण किया हुआ। ये सब में आपको मिलेंगे। एक स्कल्पचर यहाँ पे है, देखिए सीटेड स्कल्पचर है, और इनकी दाढ़ी, बढ़ी हुई दाढ़ी यहाँ देख रहे हैं, ये है। दोनों तरफ 2 फीमेल फिगर्स हैं। तो ये राजपुरुष की प्रतिमा है, रॉयल पर्सन है। और एज ए डिवोटी, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर इन्होंने बनाया ये उसके उपासक थे, शिव के उपासक थे। तो जब राजा लोग अपनी मूर्ति बनाते थे तो एज ए डिवोटी, उपासक मुद्रा में हाथ जोड़े हुए, और ये देखिए दोनों पैरों पे अंक, गोद जिसको कहते हैं, 2 स्त्रियां बैठी हैं। ये क्या बताती हैं? उनकी 2 पत्नियां थी। वहाँ पे बैठने का अधिकार केवल पत्नी को था, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। तो अगर गोद में कोई स्त्री बैठी है किसी मूर्ति की, तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि वो उनकी भार्या, उनकी पत्नी है। सबसे नीचे एक इंस्क्रिप्शन भी है, नागरी स्क्रिप्ट। अटेंडेंट समझते हैं, जैसे राजा, दास दासियाँ जो
कोई चंवर डुला रही हैं, पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं। तो जहाँ पे रॉयल कपल होता है तो साथ में दास दासियाँ होती हैं सेवा करने के लिए, तो वो हैं। और इसमें ये इंस्क्राइब्ड भी है ना, इंस्क्रिप्शन भी है। ये गणेश है। तो चूँकि गणेश जो हैं शिव परिवार के देवता हैं, तो शिव मंदिर में गणेश भी होते हैं, नंदी भी होते हैं, पार्वती होती हैं, कार्तिकेय भी होते हैं। ये पूरा उनका परिवार है। तो ये शिव जी का मंदिर है। आप लोग एक बार इसको ये देखिए शैव द्वारपाल गेट कीपर बने हुए हैं, शैव द्वारपाल। और शैव द्वारपालों में भी शिव के जैसे जटा मुकुट होते हैं, है ना। त्रिशूल, जैसे शिव त्रिशूल पकड़ते हैं, शैव द्वारपाल भी त्रिशूल धारण करते हैं। हाँ, ये पद्म है, ये शंख है, ये लक्ष्मी का हाथ है नीलोत्पल लिए हुए, ये चक्र है विष्णु के हाथ का, एक हाथ का ये। तो यहाँ पे एक दंपत्ति के रूप में, पति पत्नी के रूप में लक्ष्मी और नारायण, विष्णु और लक्ष्मी, इन दोनों का डिपिक्शन है। कल मैंने बताया था, ये देखिए ये गदा है, विष्णु का गदा है। ये एलिफेंट, लक्ष्मी को गजाभिषिक्त भी कहा जाता है ना, जो एलिफेंट है उनके सिर पे जो है पानी है ना, जलाभिषेक करते हैं, तो ये गजाभिषिक्त लक्ष्मी का अंकन है यहाँ पे। कल मैंने बताया था एक चीज़ आप लोगों को, फिर से मैं याद दिलाता हूँ। यहाँ पे ये गरुड़ हैं जो ह्यूमन फॉर्म में है, कहीं कहीं पे वो एनिमल फॉर्म में भी होते हैं, माने बर्ड फॉर्म में, जो उनका नेचुरल फॉर्म है, कहीं कहीं पे उनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता है। तो आप देखिए जो गरुड़ का पोज है पैर का, फ्लाइंग करते हुए, फ्लाइंग मोड में दिखाया है। इससे क्या पता चलता है, इनकी जो मूर्तियां हैं आपको उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में मिलेंगी। उमा महेश्वर की भी, लक्ष्मी नारायण की भी, एज ए कपल, एक विवाहिक दंपत्ति के रूप में देवी देवताओं की मूर्ति मिलती है। इनसे पता क्या चलता है, इस विशेषता क्या है। उत्तर भारत में आप जाइए तो वहाँ पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, वहाँ पे पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ माना गया। तो मूर्ति में भी आप देखेंगे कि विष्णु या शिव को 4 आर्म दिखाते हैं और पार्वती या लक्ष्मी को 2 आर्म दिखाते हैं। मोर पावरफुल, लेस पावरफुल, माने पुरुष को श्रेष्ठ बताना है। सोसाइटी का इम्पैक्ट आर्ट पे, जो हमारा सोसाइटी का थॉट है वो कहीं ना कहीं आर्ट पे आता है, क्योंकि हम तो रहते सोसाइटी में ही हैं, अपने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। साउथ इंडिया में जाइए, मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, वहाँ के आर्ट में आप देखिए तो वहाँ पे देवी को, चाहे वो लक्ष्मी हो चाहे वो पार्वती हो, उनको जो है मोर पावरफुल 4 आर्म दिखाएंगे, तो शिव या विष्णु को 2 आर्म दिखाएंगे, कम पावरफुल। सोसाइटी का इम्पैक्ट है। ये जो रीजन है साउथ कोस्टल रीजन, यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे शिव 2 आर्म्ड है तो पार्वती भी 2 आर्म्ड, विष्णु 2 आर्म्ड है तो लक्ष्मी भी 2 आर्म्ड। मूर्ति बनती क्यों थी? बहुत सिंपल बात, मूर्ति क्यों बनाते थे? एक्चुअली ये जो हमारे पुराण है, हमारा जो वैदिक साहित्य है, हमारा जो सूत्र साहित्य है, और जितने भी आगम हैं, आरण्यक हैं, उनमें देखिए पहले क्या थी, शिक्षा जो है वो धार्मिक पद्धति से दी जाती थी। आज की तरह हम मैनेजमेंट नहीं पढ़ते थे, CS नहीं पढ़ते थे, IT नहीं पढ़ते थे। उस ज़माने में सब कुछ जो होता था धर्म के अनुसार होता था, तो शिक्षा भी धार्मिक होती थी। बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं को दिया जाता था, शैव धर्म में शैव धर्म की शिक्षाओं को दिया जाता था, शाक्त धर्म में शक्ति की उपासना बताई जाती थी, जैन धर्म में जैन आगम और समवायांग सूत्र, इनकी शिक्षा दी जाती थी। सबके अपने अपने साहित्य थे, अपने अपने लिटरेचर थे, उनकी शिक्षा दी जाती थी। तो आप जैन मंदिर में जाएंगे तो जैन विषय मिलेंगे, बौद्ध विहार में जाएंगे तो बौद्ध विषय मिलेंगे, शिव मंदिर में आएंगे तो शैव विषय मिलेंगे। तो क्या टेम्पल एजुकेशन के पार्ट थे ना, उस ज़माने में अलग से कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो होती नहीं थी। तो जो लोग यहाँ आते हैं मंदिर में दर्शन करने, न केवल उनकी धार्मिक क्षुधा, न केवल उनकी आस्था यहाँ पूरी होती है, न केवल उनकी मन्नत पूरी होती है, बल्कि यहाँ आने के बाद वो अपने उस एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को भी देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम देखेंगे, पीछे एक छोटा म्यूजियम भी है, नृसिंह की मूर्ति है, ठीक है। अब नृसिंह की मूर्ति में
भगवान नृसिंह बैठे हैं, उनके गोद में हिरण्यकश्यपु लेटा हुआ है, अपने दोनों हाथ से उसका पेट फाड़ रहे हैं। नीचे में उनका बेटा प्रहलाद एकदम भयभीत डरा हुआ देख रहा है। अब ये डिपिक्ट कर किया, आर्टिस्ट ने डिपिक्ट किया, क्यों किया? वो बार बार उसको देखने वालों को याद दिलाता है हिरण्यकश्यपु कौन था, दैत्य था, उसने क्या गुनाह किया जिसकी उसको सजा मिली। ठीक, तो जो व्यूअर है, जो मंदिर आने वाला आदमी है, वो मूर्ति को देख करके वो मॉरल जो टीचिंग है उसको एक्सेप्ट करता है। तो सारी मूर्तियों के पीछे कोई ना कोई एक पौराणिक कथा है और वो कथा को ट्रांसमिट करता है, वो देखने वालों को संप्रेषित करता है, ताकि लोग अपने जो पुराना नॉलेज सिस्टम है उससे परिचित हों, अपने इतिहास और पुराण की घटनाओं से वो रूबरू रहें और उनसे शिक्षा लें। तो ये एजुकेशन सेंटर भी हुआ करते थे। साउथ इंडिया के मंदिर बैंकिंग का भी काम करते थे है ना। तो इस प्रकार बहुत बड़ा रोल था, टेम्पल का बहुत बड़ा रोल था। और यहाँ पे न चोरी होने का डर होता था, हाँ, आस्था है और भरोसा होता था टेम्पल अथॉरिटी पे। लोग अपना बहुमूल्य चीज़, सोना चांदी सब मंदिर में रख देते थे। तो इस प्रकार से मंदिर का रोल बहुत बड़ा होता था जी। ये मंदिर के साथ जो सिरपुर में, कल तो समय कम था, बहुत नहीं देख पाए, टेम्पल के साथ टेम्पल शॉप्स मिले हैं एक्सकवेशन में। टेम्पल शॉप्स होते थे, तो लोग जैसे तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो टेम्पल शॉप्स में चीज़ें मिल रही हैं उनको लेकर के पूजा पाठ करने आते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जिनको सोवेनिर के रूप में वो खरीद करके अपने जगह ले जाते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें होती थी और बहुत सारे स्कल्पचर भी मिले हैं। इसको एक राउंड लेकर के बाहर से ज़रूर एक बार देखेंगे, बाहर बहुत अच्छा है इसका। ये देखिए, यहाँ पे एलिवेशन समझने का बहुत अच्छा आइडियल प्लेस है। ये जो पार्ट है ये अधिष्ठान या जगती कहलाता है, जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो टिका हुआ है। और वहाँ से देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है वहाँ तक, जहाँ पे वो बाहर प्रोजेक्शन निकला हुआ है एक, है ना, वहाँ तक ये सीधा जा रहा है। ये कहलाता है जंघा, मंदिर का जंघा। और ये सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड पार्ट होता है टेम्पल का। और वहाँ से फिर आप देखिए धीरे 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 मंदिर जो है ऐसे शंक्वाकार होते हुए ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। तो वो जो पार्ट है वो शिखर है। और सबसे ऊपर में एक बड़ा सा सर्कल देख रहे हैं ना, वो आमलक है और आमलक के ऊपर कलश होता है। तो ये इसका एलिवेशन है इस तरीके से इनका। और ये पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ये जो पार्ट है ये विमान कहलाता है। विमान, ये भगवान का घर है। अब यहाँ पे देखिए जंघा पार्ट को इन्होंने डेकोरेट करने के लिए, अच्छा इसमें एक चीज़ और बताना भूल रहा हूँ मैं, ये देखिए इसको काउंट करते हैं हम। ये जो प्रोजेक्शंस हैं, है ना, 1 2 3 4, ये एक हो गए, एक हो गया ना, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो ये कितने रथ हुए? नहीं, 4 रथ होते ही नहीं, या तो 5 होंगे, 3 होंगे, 7 होंगे। हाँ, ऑड नंबर में ही होता है। नहीं तो आप एक ही तरफ काउंट कर रहे हैं ना, आपको दोनों तरफ काउंट करना है। चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। वो जो रो है ना वो अंतराल का पार्ट है, अंतराल को छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, वो उधर से काउंट होगा। वो हम एक पृष्ठ को गिनेंगे ना, हाँ, एक पृष्ठ को गिनेंगे, एक साइड को गिनेंगे, तो 7 इधर से गिनेंगे भी तो 7 होगा, उधर से भी गिनेंगे तो, और उधर से भी गिनेंगे तो ये सप्तरथ मंदिर है। जो बीच का होता है राहा पग कहलाता है, उसके बाजू का ये 2 जो है वो अनुराहा पग, और सबसे लास्ट का कॉर्नर का जो है वो कोणक पग। इस तरीके से इनका डिवीजन होता है। और छोटे छोटे नीचे में देखिए बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। ये शिव का जो है डांसिंग फिगर देख रहे हैं, सबसे नीचे में डमरू लिए हुए हैं। हमारे पूरे देवमंडल में, हमारा जो देवमंडल है 33 करोड़ देवी देवताओं की संकल्पना है, उसमें 2 ऐसे देवता हैं जो डांस करते हैं, डांस प्रिय है, फेवरेट है उनका। कौन कौन से? शिव और कृष्ण नहीं नाचते,
नटराज शिव ही हैं। डांसिंग गणेश, नृत्य गणपति, नृत्य गणपति की मूर्तियाँ मिलती हैं, नृत्य शिव की मूर्तियाँ होती हैं। नृत्य शास्त्र के जनक भी शिव को माना जाता है, नटराज, है ना। आप देखिएगा जहाँ जो डांसिंग स्कूल होते हैं वहाँ नटराज की मूर्ति लोग रखते हैं, क्योंकि मानते हैं कि शिव जो है उन्होंने ये डांस की जो विद्या है इसके जनक हैं। तो यहाँ पे देखिए उनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, डमरू, डम 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 डम। तो वो क्या है, साउंड क्रिएट कर रहा है। तो नाद आवाज़, तो डमरू के रिदम पे डांस हो रहा है। और डांस के भी बहुत सारे वैरायटी हैं इनके, शिव के। और ये देखिए इनके एक हाथ में किसी का कटा हुआ सिर भी दिख रहा है आपको, है ना। तो जरूर किसी न किसी दैत्य का वध हो रहा है। देखिए शिव जो है डांस तो जरूर करते हैं, कब करते हैं मालूम है आपको, जब उनको गुस्सा आता है। जब उनको गुस्सा आता है, तांडव नृत्य भी ठीक कहा सर ने। उसके आधार पे नृत्य को दो भागों में बांटा गया। तांडव जब वो क्रोधित होते हैं, लास्य जब वो खुश होते हैं, लास्य नृत्य जब वो प्रसन्न होते हैं तब भी नृत्य करते हैं। तो लास्य नृत्य, तांडव नृत्य, तो ये दोनों हमको देखने को मिलता है। उसके ऊपर देखिए नंदी के पीठ पे पैर रखे हैं, है ना, दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे भी किसी राक्षस का वध हो रहा है, त्रिपुरासुर, त्रिपुरांतक वध। तो अपने त्रिशूल पे उन्होंने ऐसे उठा के रखा हुआ है, देखिए त्रिपुरांतक वध करते हुए दिखाया है। हाँ, और सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं, एक हाथ में मातुलिंग है, दूसरे में त्रिशूल है जिसके ऊपर का हिस्सा टूट गया है। तो ये जानते हैं भैरव, शिव का एक एस्पेक्ट होता है भैरव, तो भैरव की मूर्ति है। इसी तरह इधर देखिए आप, एक देवी हैं, उनके हाथ में शंख है, अक्षमाला है, वीणा है, वाह, सरस्वती हैं। ये देखिए सरस्वती, सबसे नीचे जो देख रहे हैं ना, ये सरस्वती हैं। उनके ऊपर हनुमान हैं, देख रहे हैं, पीछे उनकी पूंछ जो है ऐसे हो रही है। और उसके ऊपर जो है वो विष्णु का जो वामन स्वरूप होता है, विष्णु का वामन अवतार वो है। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गणेश जी डांस कर रहे हैं डांसिंग पोज में, ये है ना, ये सूर्य हैं, क्योंकि डबल लोटस जो है, दोनों हाथ में लोटस पकड़े हुए सूर्य की ही मूर्तियाँ होती हैं। और सबसे ऊपर फिर यहाँ पे देखिए वामन, बलि वामन वाली जो मूर्ति है, राजा बलि वाली जो कथा याद है आप लोगों को? तो पहले वामन रूप में आते हैं, फिर जब उन्होंने मांग लिया दक्षिणा, उसके बाद त्रिविक्रम रूप में आते हैं। फिर एक त्रिविक्रम मूर्ति मिलती है जिसमें एक पैर एकदम क्षितिज की तरफ किया हुआ। ये देखिए चामुंडा देवी का एक रूप है, चामुंडा, जिसमें स्केलेटन बॉडी होती है पूरी। ये देख रहे हैं ना, चामुंडा, ये भी शक्ति का। चंड और मुंड नाम के दो राक्षस को मारने की वजह से इनका नाम पड़ा चामुंडा। उसके ऊपर देखिए बड़ा कंपोजिट इमेज है, इसमें गदा भी दिख रहा है, त्रिशूल भी दिख रहा है ना, चक्र भी दिख रहा है और रोजरी बीड भी दिख रहा है। अब ये क्या बला है, अब ये क्या बला है, दोनों का मिक्स है। तो ये होता है कंपोजिट फिगर। शिव और विष्णु दोनों अलग अलग देवता थे, अलग अलग संप्रदाय हैं, और दोनों के भक्त लोग बहुत लड़ते थे। वो बोलता था मेरा देवता बड़ा, वो बोलता था मेरा देवता बड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, नहीं भाई हम दोनों के देवता बड़े हैं। ठीक है, तो हरि और हर ये दो संप्रदाय थे, दोनों जब आपस में मिले तो बन गए हरिहर। तो ये हरिहर है, जिसमें हरि का भी है और हर का भी है, माने शिव का भी है और विष्णु का भी है। तो एक तरफ देखिए त्रिशूल और रोजरी बीड, ये शिव का है, और दूसरे तरफ जो है गदा और चक्र है, ये विष्णु का आयुध है। तो इन दोनों का एक साथ, हमको छत्तीसगढ़ में एक मूर्ति मिलती है, हरि हरार्क, हरि हर और अर्क। तो हरि कौन? विष्णु। हर कौन? शिव। अर्क कौन? सूर्य। अर्क, है ना।
तो हरि हरार्क, तो उसमें तीनों देवताओं की आइकनोग्राफी एक ही बॉडी में होती है ना। तो ये इसको कहते हैं कंपोजिट इमेज, संघाट मूर्तियाँ। और इन संघाट मूर्तियों में आइकनोग्राफिक फीचर्स को आपको देखना पड़ेगा, उसके आधार पे आइडेंटिटी। और सबसे ऊपर में देखिए नृसिंह, ये बहुत रेयर पोज है नृसिंह का। आमतौर पर नृसिंह जो है हमेशा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए दिखाया जाता है, यहाँ पे शांत बैठे हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है रेयर है, और इसको शांत नृसिंह या केवल नृसिंह कहा जाता है। तो ये भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, फिर ये देखिए महिषासुर मर्दिनी आ गई यहाँ। महिषासुर का सिर कटा हुआ है ना। और देवी की भी कुछ हाथ खंडित हैं, एक आले में कुछ नहीं है। ऊपर देखिए, ऊपर जो है ये हैं, एक तरफ त्रिशूल है, एक तरफ शंख है ऊपर, और नीचे दोनों हाथ में पद्म है, जिसकी मैं बात कर रहा था, हरि हरार्क, माने सूर्य, शिव और विष्णु तीनों उसमें हैं। तो इस प्रकार हमको देखिए आइकनोग्राफी में कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये लौकिक मूर्तियाँ हैं, ढोल बजाते हुए हैं, नाचते हुए, ये सब दृश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये मंदिर जो है, बाहर का जो पृष्ठ है, जंघा प्रदेश में जितने भी अंकन हैं, ये देखिए एलिफेंट हैं, हॉर्स हैं, लॉयन हैं। तो ये क्या है, पूरे चराचर जगत को बताता है, ये संसार है। ठीक है, मंदिर के बाहरी पृष्ठ में जितने भी दृश्य हैं, ये क्या है, संसार है, ये सृष्टि है। और अंदर जो बैठा है अलमाइटी गॉड, वो कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये सिंबलाइज करता है पूरा का पूरा मंदिर। ये एक ब्रिक टेम्पल है जो थोड़ा लेट पीरियड का है। और इसके बाद इसको देख करके चलिए, बाहर एक और मंदिर है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ही आप भोरम देव मंदिर से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। भोरम देव मंदिर से अभी हम आ चुके हैं मड़वा महल। मड़वा का मतलब क्या होता है? मड़वा एक संस्कृत शब्द है, मंडप, मंडप से बना है मड़वा। मड़वा छत्तीसगढ़ का शब्द है। आप सबके घर में भी मड़वा होता है कि नहीं है? है, किधर है आपके घर में? किधर है मड़वा? है वो तो परमानेंट आपका हॉल है। मड़वा, मंडप, मंडप कब होता है? जब आपकी शादी होगी ना, तब आपको मंडप में बैठाया जाएगा, इसीलिए उसको लग्न मंडप कहा जाता है। ठीक है, सभा मंडप, नट मंडप, लग्न मंडप, भोग मंडप। मंडप की जैसी प्रकृति होती है, जैसी उपयोगिता होती है, किस पर्पस से मंडप बनाया जा रहा है, उस आधार पे उसका महत्व होता है। तो ये जो है राजा रामचंद्र और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी की जब शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ, तो यहाँ पे हुआ। उनके विवाह के लिए ये मंडप बनाया गया, और उस विवाह की स्मृति में ये मंदिर बनाया गया, जिसको मड़वा महल कहते हैं। महल मतलब रहने का स्थान, एबॉर्ड, रेसिडेंस, है ना। और चूँकि वो शिव के उपासक थे, शिव के अनुयायी थे, तो उन्होंने यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर बनवाया। अब देखिए चारों तरफ से ये ओपन है, लाइक अ मंडप। अभी हमने भोरम देव का मंडप देखा, क्लोज था, 3 एंट्रेंस थे। यहाँ देखिए चारों तरफ से ओपन है, जैसे मंडप होता है, लग्न मंडप होता है, चारों तरफ से ओपन होता है, उसमें कोई दरवाजे खिड़की नहीं होते। और गर्भगृह है, जहाँ शंकर भगवान का स्थापना है। अब इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है, ये 14th सेंचुरी का टेम्पल है। हमने जो देखा 11th-12th सेंचुरी का, ये 14th सेंचुरी का है। द फेज ऑफ डिके। देखिए सृष्टि है, सृष्टि जो है जन्म लेती है, सृष्टि विकसित होती है, और फिर सृष्टि का पतन होता है। सिविलाइजेशन आप देखिए, मौर्य आए, फिर सातवाहन आए, कुषाण आए, गुप्त आए, फिर पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य आए, उसके बाद मोहम्मडन भी आए। ये एक सिविलाइजेशन जा रहा है, दूसरा सिविलाइजेशन आ रहा है। जब हम एक्सकवेशन करते हैं ना,
तो दो प्रकार का एक्सकवेशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल जिसमें हम किसी भी सभ्यता को पूरे ब्रॉड एस्पेक्ट में जानते हैं, दूसरा होता है वर्टिकल, माने छोटा सा ट्रेंच लेके ऊपर से नीचे तक नेचुरल सॉइल तक जाते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे कितने कल्चर एग्जिस्ट किए, है ना। तो वो स्ट्रेटिग्राफी के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि यहाँ पे कितने कल्चर्स रहे। तो इस तरीके का कल्चरल सीक्वेंस में आप देखिए तो कोई भी चीज़, जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा विकास होता है, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, वैसे ही कला भी है। कला, उसमें सभी कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, मंदिर निर्माण की कला है, हस्तकला है, सभी कला है। तो कला भी पहले जन्म लेती है। कला ने जन्म कैसे लिया? जब आप प्रिमिटिव थे, जब हम प्रिमिटिव थे, जंगल में रहते थे, हमको कपड़ा पहनना नहीं आता था, हम शिकार करते थे, तो क्या करते थे, कोई जानवर आया तो पत्थर उठा के मारते थे अपनी रक्षा के लिए। फिर भूख लगी तो जानवर को मारा खाने के लिए। जब मांस खा खा के थक गए तो जंगल की जो कंद मूल फल फूल हैं उनको खाए, उनसे भी हमारा जीवन यापन होने लगा। तो फूड हैबिट्स ऐसे डेवलप हुए। तो कला कहाँ विकसित हुई? वहाँ से, रक्षा करने की कला। तो पहले हम क्या करते थे सर, नदी से नेचुरल स्टोन उठा करके काम करते थे। बाद में जब कंद मूल को खोदना है या किसी वृक्ष झाड़ी को काटना है तो हमने क्या किया, वो पत्थर को अपने ज़रूरत के हिसाब से तराशना शुरू किया। वहाँ से टूल टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। फिर हमने क्या बनाया, स्क्रैपर, बोरर, ब्लेड, नाइफ, हैंड एक्स, क्लीवर, सारे टूल्स कैसे बने, टूल्स टेक्नोलॉजी कैसी आई? ज़रूरत जो है वो हमसे ये सब कराती है। तो हमको जैसे जैसे ज़रूरत हुई हमने अपने ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया, एक तकनीक विकसित की, एक कौशल विकसित किया, और ये लाइफ के सभी चीज़ों पे लागू होता है। कला, प्रिमिटिव मैन क्या करता था, रॉक पेंटिंग्स करता था, जहाँ वो रहता था, घर नहीं बनाना जानता था तो जो नेचुरल केव में रहता था, और वहाँ पे वो हंटिंग सीन क्रिएट करता था। जंगली जो सुअर होता है उसको, उसका शिकार करने जाता था तो वो उसको डिपिक्ट करता था कि कैसे वो शिकार, कैसे खेदा करते हैं, जानवर को खदेड़ते हैं, घेरते हैं, फिर मिलकर शिकार करते हैं। उनका जो डांस आप देखिएगा, पूरे ह्यूमन फिगर्स एक साथ एक दूसरे के कमर में हाथ रखे ऐसे डांसिंग पोज में, तो जो सामूहिक नृत्य होता था ये वो डिपिक्ट करते थे। तो वो पता चलता है कि प्रिमिटिव लाइफ कैसी थी, उनका कल्चर क्या था, उनका सोशल बिहेवियर क्या था। तो ये सब चीज़ें आर्ट के जितने भी फॉर्म हैं इसी तरीके से लिखते हैं ना आप। आज आप लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, पहले क्या हुआ, ब्राह्मी में लिखते थे। ब्राह्मी के लेटर्स आप देखेंगे मौर्यन पीरियड में जो ब्राह्मी का अ, क, ख मिलता है, और आज का ये 1800 साल डेवलप होने में लगा। आज का नागरी जो हम लिखते हैं, इसको डेवलप होने में 12 जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो हम यूज़ करते हैं, इसको डेवलप होने में 1800 साल लगे। ये आर्ट ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास हुआ, यहाँ आके स्थिर हो गया। वैसे ही मूर्ति निर्माण की कला, यहाँ पे जो मूर्तियाँ देखिएगा इसमें आपको अट्रैक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? डिटोरिएशन हो रहा है, आर्ट जो है क्रूड होता जा रहा है, क्योंकि अब वैसी सुंदर मूर्तियाँ बनाने में लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं? क्या होता है आर्टिस्ट के साथ? आर्ट को जब रॉयल पैट्रोनेज मिलता है, पब्लिक का प्रोटेक्शन मिलता है, तब आर्ट जो है वो ज़्यादा फ्लोरिश होता है, और जहाँ कलाकार उपेक्षित होता है, कला का फिर ह्रास होता है। ठीक है, वहाँ पे राजा ने खूब अच्छा से शिल्पियों को प्रोत्साहित किया, पुरस्कार दिया, देखिए कितना अच्छा मंदिर बना। ये बता रहा है कि यहाँ कलाकार जो है, मूर्ति तो बनाया, उसमें जान नहीं डाल पाया। मूर्ति का मतलब तब है जब वो जीवंत हो, जब वो लाइव हो, सजीव हो, तब मूर्ति संप्रेषणीय होता है। तब आप देखते हैं तो आप उससे कुछ गेन करते हैं। वो जो मैसेज मूर्ति लिए है वो आप तक ट्रांसमिट तब होता है जब वो लाइव होता है। अदरवाइज बेजान मतलब विदाउट लाइफ, तो उनको देख करके आप बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। खैर,
ये अलग बात हुई। अब ये जो है, चूंकि विवाह की स्मृति में ये मंदिर बनाया गया, इस पूरे मंदिर में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, केवल काम, केवल एरोटिक फिगर्स हैं यहाँ, केवल और केवल एरोटिक फिगर्स हैं। अब देखिए, आप लोग गाली मत दीजिएगा बनाने वाले को कि यार क्या है, मंदिर जैसे पवित्र जगह पे इतना गंदा गंदा सीन बनाया। ऐसा नहीं सोचना है। काम क्या है पहले इसको समझिए। हमारा जो जीवन पद्धति रहा है, भारतीय जीवन पद्धति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ बताए गए थे। हमारे जीवन को 100 साल की आयु मान करके 4 भागों में बांटा गया। 25 साल धर्म, विद्या अध्ययन करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म। उसके बाद 25 साल से 50 साल अर्थ और काम। अर्थ और काम, अर्थ मतलब जीविकोपार्जन के लिए आपको अपना जो भी पेशा है वो करना है, और काम, काम का मतलब संतान उत्पत्ति करना है। ठीक, तो ये जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ से अलग नहीं है। कई लोग अरे यार ये क्या है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब। लेकिन आप सोचिए, कलाकार ने इनको यहाँ क्यों प्रदर्शित किया। आप आज सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये क्या है, उसको भी तो जानना है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सब कुछ धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, पुरुषार्थी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष तभी मिलेगा जब आपने धर्म अर्थ और काम को, ये स्टेजेस हैं, डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलने वाला है आपको। और ये पूरा लाइफ है। ये मंदिर के चारों तरफ जो भी सीन आप देख रहे हैं, चाहे इरोटिक सीन हो, चाहे वॉर सीन हो, चाहे डांस हो, ये क्या है, लाइफ है, ये सृष्टि है, ये माया है। इसमें खोना नहीं है। इनसे ऊपर उठ के आपको अपना काम करना है और अटेंड करना है। अंदर जो अलमाइटी गॉड बैठा है वो क्या है, मोक्ष है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको धर्म अर्थ काम, मतलब ये दुनियावी समझ होनी चाहिए, आपको सांसारिकता की समझ होनी चाहिए। आप गृहस्थ जीवन से भाग के सन्यासी हो जाएंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको गृहस्थ जीवन का भी आनंद लेना है, आपको अपने परिवार के लिए अर्जन भी करना है, आपको संतान भी उत्पन्न करना है। आपके पास कितना लोन है मालूम है? नहीं मालूम। आप केवल होम लोन और पर्सनल लोन का हिसाब रखते हो, बाकी लोन का नहीं। आपको, आपने माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं ना, तो मातृ ऋण है, मदर का डेप्थ है। पिता के वीर्य से पैदा हुए हैं तो पितृ ऋण है, पिता का डेप्थ है। और गुरु के ज्ञान ने आपका विकास किया तो आपके ऊपर गुरु का ऋण है, ऋषि का ऋण है। और आपके पूरे अस्तित्व के लिए देवता का ऋण है, देव ऋण है। ये 4 डेप्थ हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते। अब इनसे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी? मुक्त भी तो होना है। अगर आपने लोन लिया है तो उसको चुकाना भी तो है। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं रोज? इसीलिए देखिए, हम जो है पुराना हमारा जो नॉलेज सिस्टम है उससे कनेक्ट होना क्यों जरूरी है। नहीं तो हम भटका हुआ जीवन जिएंगे। हमारे जीवन में हम पैसा भी कमा लेंगे लेकिन सुख शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो नॉलेज सिस्टम है हमारा, जो हमारे जीवन को मजबूती देता है, हमारे नैतिकता को मजबूत करता है, हमें आध्यात्मिक रूप से पूरा करता है, वो ज्ञान हम पीछे छोड़ आए हैं। पढ़िए, आप सब पढ़िए, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल चीज़ों को पढ़ना नहीं है हम, लेकिन जीवन जीने की कला और जीवन यापन की कला, इन दोनों में फ़र्क करना समझिए। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको जीवन यापन करने की सीख देता है कि हम जीवन यापन कैसा करें, कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैकेज कमा सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाता। तो जीवन जीने की कला कैसे, आप ये 4 ऋण से कैसे मुक्त होंगे? रोज़ सुबह थोड़ा सा समय पूजा पाठ में लगाइए। पूजा पाठ में लगाएंगे, देवता के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आपने अपने गुरु से जो भी ज्ञान प्राप्त किया अच्छा जीवन जीने के लिए, वो शिक्षा आप दूसरों को दीजिए, अपने से छोटों को दीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको दीजिए, तो आपको गुरु के ऋण से मुक्ति मिलेगी। पिता से आपने जन्म लिया है, माता से आपने जन्म लिया है, तो आप भी पुत्र और पुत्री पैदा करें, संतान उत्पन्न करें, तब आपको माता और पिता के ऋण से मुक्ति मिलेगी।
माँ के ऋण से तभी मुक्ति मिलेगी जबकि आपकी बेटी होगी, पिता के ऋण से मुक्ति तभी मिलेगी जब आपका बेटा होगा। तो कितना सुंदर है, इसके आधार पे हम अपने जीवन को बेहतर बनाते थे। तो एक राउंड आप लोग लेकर के इसको देख लीजिए। तो यह है चिल्फी घाटी सरवदा दादर के वॉच टावर से खूबसूरत व्यू, और यहाँ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची श्रृंखला दिखाई देता है। और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ये कोहरा ढका रहता है, बहुत ही कम विजिबल देखने को मिला है, बट बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है ये देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं या नहीं, कमेंट करके बताइए। हेलो, मेरा नाम दक्षल शेटिया है। मेरा नाम प्रथमेश शानबाग है। मेरा नाम शीतल जैन है। मैं गोवा से हूँ और मैं युवा संगम फेज़ 3 से चुनकर यहाँ छत्तीसगढ़ को घूमने के लिए सिलेक्ट हुआ था। छत्तीसगढ़ को लेके हमारी उतनी जो इमेज थी वो इतनी नहीं थी कि जैसे कि हम बाकी टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जानते हैं, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, वैसी छवि हमारी छत्तीसगढ़ को लेके नहीं थी। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि छत्तीसगढ़ इतना अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, इतने घूमने के लिए मॉन्यूमेंट्स और ये सब लोकेशन हो सकते हैं। हमको तो बस कोल ब्लॉक लग रहा था, माइनिंग एरिया और पूरा धूल धूल वैसा सब इमेज था। आपने सर्च किया था कहीं? हाँ, सर्च भी किया था, लेकिन जाने से पहले थोड़ा और सर्च किया था, तभी मालूम पड़ा था ये है। तो यहाँ आने के बाद उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि मतलब ट्राइबल जो कल्चर है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है। फिर नंदनवन में जब हम सफारी के लिए गए थे तो शेर और बाघ जो हम सिर्फ टीवी में देख पाते थे वो बहुत एकदम नज़दीक से देखने को मिला। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि छत्तीसगढ़ मतलब बहुत कुछ सिखाया हमें, बहुत कुछ चीज़ें हमको नई नई देखी हमने। माय नेम इज़ सिद्धि भट्ट और मैं भी गोवा से हूँ। तो छत्तीसगढ़ को लेके आई हैड दिस परसेप्शन कि यहाँ मतलब टूरिज़्म का हमने कभी सुना नहीं था पहली बात तो। और जब भी हम कहीं प्लान करते हैं वेकेशन या कुछ भी टूर, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, छत्तीसगढ़ इज़ नेवर अ प्रायोरिटी। तो यहाँ आके हमें बहुत कुछ पता चला, यहाँ का कुजीन मान लो या फिर ट्रेडिशनल डांसेस मान लो। और छत्तीसगढ़, द नेम ओनली सेज दैट दिस इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर छत्तीसगढ़, तो उसी से नाम आया है। तो व्हेन वी वाज अबाउट टू ट्रैवल तो हमने सोचा कि क्या ही होगा छत्तीसगढ़ में। तो अब आके पता चला है कि बहुत कुछ है यहाँ पे और लोगों को आना चाहिए। एंड थ्रू युवा संगम वी गॉट टू एक्सपीरियंस दिस, एंड आईड लाइक टू से कि और यूथ को युवा संगम का ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लेना चाहिए, सो दैट दे गेट टू नो अबाउट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जैसे कि गोवा का एक्सचेंज इज विद छत्तीसगढ़, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर गोवंस टू लर्न समथिंग दैट इज़ नॉट अबाउट बीचेस एंड चर्चेस एंड temples. So this is something different that we saw here, and also even I made a lot of new friends here, and we danced together, we sang together, we also eat our dinners together and lunches together, whatever it is. So it is just about finding your true self here in a place wherein you never thought you'd come. So yeah, that's the whole experience. हेलो, मेरा नाम अक्षी सगलानी है। मैं गोवा से हूँ, बट माई पेरेंट्स आर फ्रॉम गुजरात, सो आई एम अ गुजराती। सो जस्ट लाइक दे सैड, nobody so much they don't know about Chhattisgarh. So when I came here, Chhattisgarh, they have lot of tribal regions, and my personal favorite is learning culture. I'm an art student, so यहाँ पे आई डिफरेंट कल्चर्स के हर एक, देयर आर सो मेनी, देयर आर अराउंड मोर देन 26 ट्राइबल कम्युनिटीज़। उनकी हर एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट उनके खान पान, ट्रेडिशंस, सब कुछ बहुत अलग है। मुझे उनके बारे में सीखने को मिला। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कमिंग फ्रॉम गोवा एंड इवन गुजरात। आई सॉ दैट दे हर एक state is so different from each other, and when you come to Chhattisgarh, like Goa, like unka Goa has totally different lifestyle, and when we come to Chhattisgarh they have a totally different lifestyle. So seeing this exchange and all, it's really interesting. My name is Sakshi Prabhu and I'm from Goa. I'm a student of NIT Goa from 3rd year. So after coming on this trip, we got to experience a lot of stuff, like I didn't know all these people who are there with me, but जब हम एक साथ ट्रैवल करते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, और वी
get to learn about ourselves with from other people, और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पता चलते हैं लोगों के, एंड देन अकॉर्डिंगली हाउ यू बिहेव एंड ऑल दैट. तो फिर आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि वो जितना ट्रैवल कर सके, और अगर उनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, कुछ सोलो ट्रैवल करिए. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं वेर यू कैन जस्ट गो इन, रैंडम पीपल दे कम टुगेदर एंड गो समवेयर टू एक्सप्लोर प्लेसेस. लाइक जैसे हम अब छत्तीसगढ़ में आए हैं, गोवा इज़ अ स्टेट जहाँ पे सारे लोग बीचेस देखने आते हैं, और छत्तीसगढ़ इज़ अ स्टेट विच इज़ लैंडलॉक्ड. तो फिर बीचेस यहाँ नहीं थे. सो फॉर मी इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस टू सी क्या सब है. एंड आफ्टर कमिंग हियर आई केम टू नो अबाउट द ट्राइबल कल्चर्स, उनके डांस. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. दोस्तों अभी हम मड़वा महल से घूमकर अभी आ गए हैं चिल्फी, और ये है सरोदा दादर का ये वॉच टावर. यहाँ से पूरा चिल्फी घाटी दिखता है, तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है. तो हमारे साथ हर्ष भाई हैं, उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर. उससे पहले गोवा के बारे में पूछते हैं. तो हर्ष भाई, आप गोवा पूरा घूम डाले हैं? Yes, most of the places I have visited Goa. अच्छा, सारे बीचेस? Yes. क्या बात है, गोवा का नाम सुनते ही यार बीचेस से याद आता है, और बीच सारा घूम डाले हैं. हाँ. अच्छा, आप छत्तीसगढ़ में आके क्या एक्सपीरियंस किए? मुझे यहाँ का एक्चुअली जो उन लोग ने दिखाया मंदिर हाँ. बहुत अच्छा लगा. अच्छा. बेस्ट आर्किटेक्चर, फाइन आर्किटेक्चर. हाँ. जो सर ने बताया, जो एक्सप्लेन किया, हाँ हाँ. सब कुछ अच्छा. जंगल सफारी कैसा हाँ, लगा? जंगल सफारी बेस्ट था. कभी देखा ही नहीं हाँ. था शेर. अच्छा. गोवा में कहाँ है? गोवा में नहीं है. हाँ. यहाँ ही एक्सपीरियंस करने मिला अच्छा सब अच्छा कुछ. अच्छा. अच्छा, आप ये जो यहाँ के टेम्पल्स देखे, हाँ. वो जो कल गए थे सिरपुर, हाँ. वो ईंट के टेम्पल, हाँ. वो पहली बार देखे कि इससे पहले भी देखे थे नहीं, हमने? पहली बार देखा था मैंने. अच्छा. हाँ. क्या बात है. इतना विजिबल, प्योर फाइन एट फर्स्ट टाइम. अच्छा, इसके अलावा और क्या एक्सपीरियंस किए यहाँ पर? यहाँ पे खाना. अच्छा, खाना भी. खाना अच्छा, तो वहाँ गोवा में और यहाँ पर क्या अंतर, क्या अलग अलग क्या है? टेम्परेचर बहुत फ़र्क है. अच्छा, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा है क्या? हाँ, यहाँ पे बहुत ठंड होती है. अच्छा, यहाँ ठंड होता है? बहुत ठंड. यहाँ पे इतना ठंड नहीं होता. अच्छा, आज हमने भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, चिल्फी घाटी का ये वॉच टावर ये घूमे, और अभी हम हैं सरोदा दादर के CTB के रिसॉर्ट में. तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का, और ऐसे ही गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे दूसरे राज्य के लोग जो है यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उसको जाने. कई लोग दूर में रहकर, जैसे अलग स्टेट में रहकर, सिर्फ सोचते हैं कि यार यहाँ पर केवल कोयले का खदान है, धूल ही धूल है, या कुछ भी नहीं है, या ट्राइबल कल्चर है. यहाँ पर बहुत कुछ है. डेंस फॉरेस्ट है, पहाड़ है, नदी है, वाइल्ड लाइफ है, बहुत कुछ है देखने के लिए. और ख़ासकर अगर आप हेरिटेज के बारे में जानना चाहते हैं या मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो छत्तीसगढ़ आपके लिए बहुत अच्छा जगह हो सकता है. तो आप लोग भी यहाँ पर आइए, घूमिए. तो दोस्तों, आज की इस छोटे से वीडियो में इतना ही. थैंक्स करना चाहता हूँ IIT भिलाई को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए. इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा. तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद.